नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 4 नवंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना, बायजूस एग्जाम प्रेप आपके लिए लाया है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023। यदि आप 2023 की प्रारंभिक परीक्षा देना चाहते हैं तो इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का लाभ जरूर उठाएं। यहां पर 6 नवंबर को और 13 नवंबर को आपके लिए दो मॉक टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल निशुल्क प्रोवाइड कराए जाएंगे। टाइमिंग याद रखिएगा, सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। ये जो मॉक टेस्ट होगा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में आपके लिए आयोजित करा जा रहा है। इसी के साथ साथ ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में है। आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा और वहां पर एक फॉर्म दिया होगा, आपको वो फॉर्म भरना है जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चीजों के बारे में। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करिएगा। यदि आप एनालिसिस करना चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो किस दिशा में जा रही है, उसके लिए आपको ये दोनों मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी हैं। डेट याद रखिएगा, पहला मॉक टेस्ट जो है वो 6 नवंबर को है और दूसरा 13 नवंबर को। चलिए अब सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो प्रश्न संख्या 1 पर आपको मिलेगी। यहां पर इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं जहां पर हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर हुआ क्या है, इंडिया के टोटल 4 इंस्टीट्यूट हैं। तो इन इंस्टीट्यूट के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने करा क्या है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है गोल्ड मशरूम, यानी कि यहां पर दो चीजों की बात हो रही है, एक गोल्ड की और एक मशरूम की। ये एक कॉम्बो है टू ईज ड्रग डिलीवरी, यानी कि इन दोनों का प्रयोग करा जाएगा किस चीज में, ड्रग डिलीवरी को लेके। अब देखिए ड्रग डिलीवरी का मतलब क्या होता है, जैसे हमें कोई भी बीमारी होती है ना तो हम उसके लिए दवाई खाते हैं। अब जो दवाई हम खाते हैं, ठीक है, कैप्सूल के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में, तो वो हमारे सबसे पहले हमारे ब्लड में क्या होती है, घुलती है। फिर ब्लड की जो कोशिकाएं हैं उससे जहां पर वो बीमारी हमारे शरीर में होती है वहां तक पहुंचती है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। प्लस क्या होता है कि ये जो दवाई होती है ना, नॉर्मल जो दवाइयां होती हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, काफी बड़े होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, आप देखते होंगे कि 2 से 3 दिन 4 दिन बाद आपकी वो जो बीमारी होती है वो ठीक होती है, क्योंकि इस दवाई को उस पर्टिकुलर बीमारी की जगह पहुंचने में एक तो टाइम लगता है, दूसरा इसके पार्टिकल बड़े होते हैं। तो इस मान लीजिए जिस कोशिका में प्रॉब्लम है भी, उस कोशिका के अंदर इतने बड़े पार्टिकल एंटर नहीं कर पाते। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो यहां पर निकालने का एक प्रयास करा गया है। अब देखिए हुआ क्या है, यहां पे जो गोल्ड होता है उसके नैनो पार्टिकल्स बनाए गए हैं। नैनो आपको पता है बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। इनको नाम क्या दिया जा रहा है, इनको नाम दिया जा रहा है कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। अब ये जो कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं, इसको बनाया कैसे गया है, इसको बनाने के लिए दो चीजों का यूज करा गया है। एक, जैसा कि आप ये फिगर में देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं कॉर्डिसेप्स मिलिटैरिस। कॉर्डिसेप्स मिलिटैरिस, शॉर्ट फॉर्म में मैं सीएम लिख रहा हूं। ये एक टाइप का फंगस होता है, ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, फंगस है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज ली गई है, जो गोल्ड होता है उसके सॉल्ट को। तो सीएम को जब गोल्ड सॉल्ट के साथ मिक्स कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिलता है कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। अब यही कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं, हम इसी के अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारी दवाई होगी उसका सॉल्ट को हम इसके अंदर रखेंगे। अब ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा ना, तो पहली चीज क्या होगा, ये नैनो पार्टिकल्स हैं तो बहुत तेजी से फ्लो करेंगे, बहुत फास्टली फ्लो करेंगे। दूसरा, जिस कोशिका में भी प्रॉब्लम होगी उस कोशिका तक, यानी कि अपने टारगेट तक पहुंचने के बाद, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है उसको कोशिका के अंदर बिना किसी रुकावट के पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये अति सूक्ष्म पार्टिकल हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो दवाई है वो अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेगी, फास्ट पहुंचेगी और इफेक्टिव तरीके से पहुंचेगी। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट शोध हो जाता है। इतनी सी चीज इस आर्टिकल में है जिसको आप ध्यान रखेंगे। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 14 पर मिलेगा, जिसको आप थर्ड पेपर यानी कि पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है ये, मैं पहले से ही बता देता हूं। प्रीलिम्स की दृष्टि से बात करें या मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, दोनों में आप इस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। देखिए वैसे हालांकि ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर दो चीजों की बात हो रही है। पहली, ये नागालैंड जो राज्य है उसकी बात कर रहे हैं, और उसमें दो यहां पर मुख्य इस आर्टिकल के हीरो हैं। एक है आमूर फाल्कन और दूसरा है तोखू इमोंग। अब ये है क्या, देखिए आमूर फाल्कन तो जैसा कि आप ये चिड़िया देख पा रहे हो, एक तरह का ये बाज की प्रजाति होती है। जो तोखू इमोंग है ये एक प्रकार का
कह लीजिए कि त्योहार है नागालैंड का। आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और पर्यावरण की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये न्यूज़ का संदर्भ मैं आपको बताऊं, ये न्यूज़ चर्चा में क्यों आई। नागालैंड ने ना ये पहली बार डिसाइड करा है क्या, एवियन डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। एवियन डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि जो अमूर फाल्कन्स है इसके बारे में एक तरीके का ये एक रजिस्टर टाइप का क्रिएट करेंगे, उसमें जितने भी पक्षी हैं उसके बारे में ये डिटेल लिखेंगे। अब ये करेंगे कैसे, यहां पर ऐसा देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि नवंबर 4 से लेकर 7 तक नागालैंड में किसी भी जगह पर, ठीक है, एटलीस्ट क्या करना है, 15 मिनट तक वॉच करना है बर्ड्स को, उनकी काउंटिंग करनी है और उसको क्या करना है, ई बर्ड जो ये वेबसाइट है इसके रिकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी सूचना को एंटर कर देना है। तो ये काम करना है 4 से 7 नवंबर पे। अब यहां पर जानते हैं तोखु इमोंग के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से जितने भी देखिए जो लोक पर्व होते हैं या जो लोक नृत्य होते हैं वो हमारी कला संस्कृति की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो तोखु इमोंग सबसे पहले तो जान लीजिएगा, ये नागालैंड का एक पर्व होता है। अब ये जो पर्व है ये कैसा पर्व है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो जनजाति है उसका नाम क्या है, लोथा जनजाति, ठीक है। तो ये नागालैंड के अंदर वो ये पर्व मनाते हैं। ये पर्व मनाते क्यों है, क्योंकि देखिए जब फसल होती है उसकी कटाई हो जाती है ना, तो कटाई के बाद ये पर्व मनाया जाता है। अब ये हार्वेस्ट सीजन का पर्व है, कब, एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। अगर तोखू की बात करें तो तोखू का मतलब क्या होता है, ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग। बेसिकली यहां पर कई नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए नागालैंड में कई सारे इस ट्राइब के लोग रहते हैं, लोथा ट्राइब के, ठीक है। तो इनका जो पूरा गांव होता है उस गांव में क्या करते हैं, जब भी फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, यानी कि आराम करते हैं। तो उस आराम करने को ही ये बोलते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, एक पर्व बनाएंगे। टोटल ऐसा बोला जाता है कि 9 दिन का ये पर्व मनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इस ट्राइब के प्रत्येक घर में अलग अलग प्रकार का जो खाना है वो सब बनता है। फिर ये लोग एक दूसरे को इनवाइट भी करते हैं कि आप मेरे घर आइए, और एक दूसरे को जो भोजन है और जो भी व्यंजन है वो देते हैं खाने के लिए, ठीक है। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहां पे तोखु एमोंग के बारे में बताया गया है। लोथा जो जनजाति है उसका ये एक फसल उत्सव है, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि फसल की जो कटाई होती है और अन्न भंडार भर जाने के बाद लोग अब क्या करते हैं, परिश्रम उन्होंने कर लिया, अब वो क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस रेस्ट करने को ही ये इस फेस्टिवल को मनाते हैं। 9 दिनों तक ये चलता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। जैसा लिखा हुआ है कि हर घर में दावत के लिए खाने पीने की जो चीजें हैं वो तैयार करी जाती हैं। तो ये आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के दे दिया है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत आसान सा है, आपको याद आ जाएगा। यहां पर देखिए एक ये भी चीज निकल के सामने आती है भाईचारे की, कि कोई आपदा या दुर्भाग्य होता है, किसी पर भी आ जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ खड़ा रहेगा। तो उसका भी, भाईचारे का भी सूचक है ये पर्व। अमूर फाल्कन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो बर्ड है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है उसको भी ध्यान रखिएगा, फॉल्को एम्यूरेंसिस। अब फाल्कन से फाल्को एम्यूरेंसिस, इस चीज को याद रखिएगा। आईयूसीएन की स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लीस्ट कंसर्न में रखा जाता है, ठीक है। अब आप पहले भी देख रहे हो ये तो फेस्टिवल हो रहा है नागालैंड में, तो हमने नागालैंड के इस फेस्टिवल के बारे में जान लिया। अब ये अमूर फाल्कन जो है ये क्यों चर्चा में आ गए हैं नागालैंड के अंदर, केवल नागालैंड की बात नहीं हो रही है यहां पर। देखिए ये वाला आर्टिकल आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस का, कुछ टाइम के पहले आया था, तो यहां पर लिखा क्या हुआ है, मणिपुर राज्य की भी बात करता है। तो Amur falcons begins to arrive Manipur after traveling over 20,000 किलोमीटर, यानी कि 20,000 किलोमीटर की जो यात्रा है वो करके ये जो पक्षी है वो यहां पर आया है। अब जो मणिपुर का लोकल प्रशासन है उसने देखिए क्या कर दिया है, जो एयर गन्स होती हैं, शिकार होता है, किलिंग होती है, वो सब बैन कर दी है, क्योंकि ये जो प्रवासी पक्षी है ये क्या कर रहा है, ये मणिपुर में आया हुआ है। अब आप कहेंगे ये इसके पीछे की स्टोरी क्या है, तो एक बार जरा मैं आपको दिखाता हूं इसके पीछे की स्टोरी। एक्चुअली में होता क्या है ना, जो ये फाल्कन पक्षी है ये बेसिकली चाइना, ये रशिया वाला एरिया आप देख रहे हो, मंगोलिया वाला, ये यहां पर रहता है, ठीक है। देखो ये ग्रीन कलर से है, तो ध्यान से देखना, ये जो ग्रीन कलर है ये बताता है ये इसकी ब्रीडिंग साइट है। ब्रीडिंग साइट का मतलब है यहां पर ये व्यक्ति जो पक्षी है वो प्रजनन करता है। यहां से सोचिए ये पक्षी चलता हुआ भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में आता है और फिर भारत के ऊपर से पूरा हिंद महासागर क्रॉस करते हुए और ये अफ्रीका में जाता है। अब अफ्रीका का कलर आप देख रहे हो, तो ये विंटरिंग रेंज लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब आपको पता है भारत में या उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो वहां पर शीत ऋतु आ रही है। तो शीत ऋतु में अब साइबेरिया का जो एरिया या मंगोलिया जो या
उत्तरी चाइना का जो एरिया, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है। तो यहाँ से ये पक्षी क्या करता है, माइग्रेट करता है। माइग्रेट करता करता इतनी दूर आता है, फिर भारत में ये क्या करेगा, लगभग 1 महीने के आसपास जो नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड में एक झील है, नाम याद रखिएगा, दोयोंग झील, ठीक है। दोयोंग झील के आसपास ये क्या करते हैं, पूरे 1 महीने रेस्ट करते हैं। ये बेसिकली खाता किसको है, कीटों को खाता है। तो यहाँ इस टाइम पे इसको कीट भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से अब चाइना से ऊपरी रशिया से चल के ये पक्षी आया है, तो यहाँ पर आराम से बैठेगा, रेस्ट करेगा, खाना पीना खाएगा, उसके बाद ये वापस से चल देगा। और ये कहाँ पे जाएगा, अफ्रीका में। क्यों, देखिए ये है विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत, अब सूर्य का हो गया है दक्षिणायन, तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में अब मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम कौन सी ऋतु चल रही होगी, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु भर ये यहां पे रहेगा। अब ये विंटरिंग रेंज है ना, तो विंटरिंग रेंज का मतलब है कि ये जो अफ्रीका का स्थल है, ये फाल्कन पक्षी का विंटर्स में, विंटर्स कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में, विंटर्स में यहां पे वो रहता है, ठीक है। तो बहुत लंबी, ऐसा बोला जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी पक्षियों में से लंबी यात्रा कौन करता है, यही अमूर फाल्कन। इस वजह से भी ये पक्षी काफी फेमस रहता है। ब्रीडिंग करता है साइबेरिया में, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा में भी वहां का जो लोकल का प्रशासन है वो ऐसे नियम निकाल देता है कि अब यहां पर कुछ महीनों के लिए जो एयर गन है या फिर इस पक्षी का जो शिकार है उसको बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक प्रवासी पक्षी है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो वन्य जीव अधिनियम है उसके अंतर्गत भी इस पक्षी को क्या करा गया है, संरक्षण दिया गया है। चूंकि नागालैंड में सबसे अधिक मात्रा में दोयोंग झील के पास ये अपना आवास बनाते हैं, इस वजह से ना नागालैंड को बोल देते हैं कि ये क्या है, ये फाल्कन की कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। बहुत मात्रा में यहां पर ये पक्षी आते हैं। तो अब जैसा मैंने अमूर फाल्कन के बारे में आपको बताया, तो दुनिया में सबसे लंबी यात्रा करने वाला ये एक शिकारी पक्षी होता है, ठीक है। साइबेरिया और चीन में इनका प्रजनन करते हैं और दक्षिण अफ्रीका तक ये जाते हैं। 22,000 किलोमीटर का जो मार्ग होता है वो ये तय करते हैं। नागालैंड को क्या बोलते हैं, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने तोखू एमोंग जो फेस्टिवल था उसके बारे में पढ़ा, ऐसे ही द हिंदू के पेज नंबर 1 पर आप देखोगे ना, तो पेज नंबर 1 पर ये फोटो निकली हुई है, आप देख पा रहे हो, द हिंदू से ली है। ये भी एक टाइप का लोक नृत्य है जिसको बोलते हैं वांगला डांस। तो मैंने सोचा इसको भी यहीं पर कवर कर देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए ये मेघालय का है, जैसे वो नागालैंड में था, तो ये मेघालय का एक लोक नृत्य होता है। और वहां पर कौन सी जनजाति इसको करती है, गारो ट्राइबल। इस चीज को भी याद रखिएगा। अब गारो ट्राइबल का ये भी एक तरीके का जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, यानी कि फसल की कटाई के बाद। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, मेघालय में द राइजिंग सन वाटर फेस्ट, इसको भी मनाया गया है, ठीक है। अब ये जो फेस्ट मनाया गया है ना, इसमें क्या होता है, भारत भर के जो सेलिंग क्लब होते हैं, जो जिनको इंटरेस्ट होता है नौका चालन में, तो ये सारे सेलिंग क्लब के जो प्रतिभागी होते हैं वो यहां पर राइजिंग सन वाटर फेस्ट में भाग लेंगे आके। टोटल ऐसा बोला जा रहा है कि 150 प्रतिभागी भाग लेंगे 22 सेलिंग क्लब से। इसका जो उद्घाटन है वो कौन करता है, ईस्टर्न कमांड करती है, ठीक है, जो कोलकाता में जिसका हेडक्वार्टर है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि वांगला डांस किससे संबंधित है, मेघालय से और गारो ट्राइब से। ये मेघालय की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्टिकल मैंने निकाला है। तो इस तरीके का ये डांस होता है, इसमें प्रमुख रूप से आपको ड्रम्स देखने को मिलेंगे। ये भी देखिए मैंने आपको बताया कि हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। अब ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है इसमें ऑनर किसको करा जाता है, लिखा हुआ है साल जोंग। साल जोंग जो है ये बेसिकली सूर्य को बोलते हैं, देवता के रूप में उसको पूजा करते हैं। अगला आर्टिकल देखिए आपको प्रश्न संख्या 14 पर देखने को मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। अब देखिए ये वाले आर्टिकल में ना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपनी एक हाल ही में रिपोर्ट निकाली। अब ये टॉपिक हमारा मुख्यतः मेंस की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक परीक्षा में इस रिपोर्ट के जो कथन हैं वो पूछे जा सकते हैं सत्य और असत्य के केस में। तो एक बार जान लेते हैं इनकी रिपोर्ट्स के बारे में कि क्या क्या रिपोर्ट्स यहां पर दी गई हैं। तो मैंने इसकी रिपोर्ट से ना ऑफिशियल आंकड़ा एक निकाला है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पर आपको देखना होगा, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आपको बार दिख रहे होंगे। तो ये 2021-22 का है, 2020-21 का है। तो थोड़ा सा इन दोनों के बीच में हम लोग तुलना करेंगे। जो आप लास्ट में एकदम डार्क कलर देख रहे हो ना, तो वो प्री प्राइमरी होता है। ये वाला प्राइमरी कलर होगा जिसमें कक्षा 1 से 5 की बात करेंगे, अपर प्राइमरी में 6 से 8 की। तो यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल निकला हुआ है कि यहाँ पर आप प्री प्राइमरी को ध्यान से देखो। तो प्री प्राइमरी में जो एडमिशन हुए हैं 2021 में वो 95 लाख के आसपास हुए हैं, जबकि
ठीक 1 साल पहले 1 करोड़ के आसपास ये एडमिशन थे। तो इसमें कमी आ गई है कितने? 10% की कमी आ गई है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। यानी कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में ना बच्चों के एडमिशन की कमी आई है। अब इसी चीज को यहां पर एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2019-20 का आंकड़ा आप देखिए, तो यहां पर तो 2020-21 में तो आपको 1 करोड़ के आसपास दिख रहे होंगे। यहां पर देखिए 1.4 करोड़, यानी कि यहां पर भी डिक्लिनेशन हुआ है, और यहां पर आपको डिक्लिनेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर टोटल 21% का आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो अब ये देखिए, ये वही टाइम है जब कोविड आया था। कोविड के आने के बाद स्कूल कॉलेजेस बंद हुए थे। तो यहां पर इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चूंकि सारी चीजें क्या हो गई, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ठीक है, और जो स्कूल्स थे वो भी बंद हो गए। इस वजह से ये जो 21% का डिक्लाइन था वो देखने को मिला। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, परंतु अभी भी 10% का डिक्लाइन 2021-22 में भी है यहाँ पे। दूसरा, अब अगर प्राथमिक कक्षाओं की हम लोग बात करें, तो प्राथमिक कक्षाओं में शुरुआत से आप देखो 2018-19 में देखो तो ये 12 लाख से बढ़ के ये 12,20,000 हो गया। बहुत अच्छी बात है। 12-20 का ये 12-20 ही रहा, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये क्या हुआ, 12-18 हो गया, यानी कि आप इसमें कमी देख पा रहे हो। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो प्राइमरी लेवल है ना, प्राइमरी लेवल में ये गिरावट पहली बार देखी गई है। तो ये वाला कथन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। मैंने आपके सामने रिपोर्ट में आपको समझाता भी जा रहा हूं, यहां पर मैंने आपको नोट्स भी दे दिए हैं, तो दोनों ही चीजें अपने पास रखिएगा। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा, प्राइमरी में पहली बार यह गिरावट देखी गई है। इसी के साथ साथ दूसरा, पहले तो ये हो गया कि भाई स्कूल में जो इनरोलमेंट है, यानी कि जो एडमिशन है, उसमें कमी देखी गई है। ये पहला इस रिपोर्ट का मुख्य बिंदु था। दूसरा मुख्य बिंदु क्या था? टीचर्स का। यहां पर क्या है कि टीचर्स भी कम हुए हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसमें कैसे। यहां पर आप ये वाला ग्राफ देख पा रहे हो, तो इस वाले ग्राफ में देखो आप, ये 2021 का ग्राफ है और ये 2020-21 का ग्राफ है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो ग्राफ है ये इतना जा रहा है, तो लगभग लगभग यहां पर 96 लाख के आसपास जो टीचर्स थे। अब जाहिर सी बात है इससे इतना डिक्लाइन हुआ है, तो यहां पर देखा गया है कि 95 लाख के आसपास टीचर्स अभी अवेलेबल हैं स्कूल्स में, यानी कि 1 लाख शिक्षकों की यहां पर कमी देखी गई है। ठीक है, तो ये भी एक मेन रीजन है कि स्कूल्स में जो एनरोलमेंट है वो कम हो रहा है। तीसरी रिपोर्ट में एक बात देखी गई कि स्कूल के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो छात्र छात्राएं होती हैं उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, तो यहां पर इस रिपोर्ट में आर्टिकल में तो जिक्र है केवल किस चीज का, यानी कि यहां पर जिक्र हो रहा है कंप्यूटर का और इंटरनेट का। एक बार हम लोग सारी रिपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं ताकि हमारे पास और मटेरियल मिल जाएगा पेपर में लिखने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग जो न्यूज़पेपर में आया उसको देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में देखिए ध्यान से, अब ये जो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर देख रहे हो ना, तो उस कलर का नोटिफिकेशन यहाँ पर है। तो जो सबसे डार्क कलर है वो सबसे लेटेस्ट है। तो देखिए कंप्यूटर 47.5% जो स्कूल हैं, यानी कि 47% स्कूल में कंप्यूटर अवेलेबल है। परंतु इंटरनेट देखिए केवल 33%, अगर राउंड फिगर में भी निकाल ले तो 34%, केवल 34% स्कूल में इंटरनेट है। ठीक है, तो इसको सरकार को ध्यान देने वाली बात है यहां पर। मगर पॉजिटिव पॉइंट यह है कि अगर देखा जाए तो 2018 से लेकर और 20 तक जो कंप्यूटर्स हैं, यानी कि कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर होगा, स्कूल में जो कंप्यूटर थे, वो 34 से 47% की बढ़ोतरी हुई है। और इंटरनेट में भी 18 से 33% की बढ़ोतरी हुई है। परंतु कम से कम जितने कंप्यूटर हैं उतना तो यहां पर इंटरनेट होना ही चाहिए था। ठीक है, दूसरा देखिए, हर चीज में आप बढ़ोतरी देखोगे, चाहे वो गर्ल्स टॉयलेट है, बॉयज टॉयलेट है, हैंड वॉश है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इन सारी सुविधाओं में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखी गई है। अगला आर्टिकल देखिए आपको पृष्ठ संख्या 8 पे मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, वनातु, ठीक है, मैं इसको वनातु बोलता हूं, आप कुछ और भी बोल सकते हैं। वनातु जो है उसने क्या करा है, क्लाइमेट चेंज के लिए एक अपील करी है। देखिए COP27 होने वाला है, आपको पता होना चाहिए, इजिप्ट में। ठीक है, शर्म अल शेख ये जगह है जहां पर COP27 होगा। COP26 कहां हुआ था आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर ना जो वनातु है वो ये चाहता है कि सारे देश, दुनिया भर के देश इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में मिलेंगे, तो यहां पर एक ऐसी ट्रीटी, यानी कि एक ऐसी संधि साइन हो जाए जो ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ना, इस पे पूर्णतया बैन लगा दिया जाए। अब ये जो इनका मुद्दा है, जाहिर सी बात है इस देश से भी प्रतिनिधि यहां पर आएंगे, और इनका वनातु का, अगर आपने न्यूज में पहले भी इनके बारे में पढ़ा होगा, तो इन्होंने हमेशा से जो पर्यावरण है या जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए आवाज उठाई है। एक्चुअली में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि वनातु का रीजन क्या है ये सब करने का।
तो सबसे पहले तो मैपिंग की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए कि वनातू आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसके जब आप थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे तो यहां पर आपको ये वनातू देखने को मिलेगा। कैपिटल है पोर्ट विला। अब ध्यान से देखो, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। एक छोटा सा आइलैंड आता है जिसको बोलते हैं वनातू। ऐसे कई सारे आइलैंड्स यहां पर इस पूरे पैसिफिक ओशियन में आते हैं। अब आप सोच के देखो, इतना बड़ा महासागर, उसमें एक छोटा सा लैंड मास, इनको प्रॉब्लम क्या होती है, इनके साथ दिक्कत क्या है, तो एक एक करके जानते हैं। कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा कि वनातू जो था उसने अपने देश में एक क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करी थी। आपातकाल होता, जैसे हमारे देश में भी आपातकाल होता है, परंतु इन्होंने क्या करा था, पहली बार क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा करी थी। ऐसा क्यों करा था? क्योंकि देखिए, इनका कहना है हम पैसिफिक ओशियन, इतने बड़े महासागर के बीचों बीच हैं, ठीक है। अगर जरा सा भी सी लेवल जो है वो बढ़ा, यानी कि समुद्र का स्तर बढ़ा, तो सबसे पहले इन सब द्वीपों के ऊपर खतरा आना है, ठीक है। अब देखो, ये सी लेवल जो है वो बढ़ेगा कैसे? उसका सीधा सा मतलब है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब जलवायु परिवर्तन का मतलब कि जिस तरीके से पूरे विश्व में जितने विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हैं, तो उससे क्या है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्या करेगी, जो सी लेवल है उसको इंक्रीज कर रही है। तो जब सी लेवल को इंक्रीज कर देगी ना, तो यहां पर जरा सा भी अगर सी लेवल इंक्रीज करेगा तो सबसे बड़ा खतरा वनातू को मिलेगा। दूसरा, यहां पर ऐसा देखा गया है पिछले कई वर्षों में, यहां पर ना चक्रवात जो होते हैं, बेसिकली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी से क्या है, अब देखो, चक्रवात कहीं पर भी आएगा तो वहां पर नुकसान होता है। ये वाले जो जैसे वनातू आइलैंड है ना, ऐसे ये सारे जो आइलैंड हैं, इनको कहते क्या है, मैं एक बार आपको बताता हूं। इनको बोलते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, यानी कि SIDS। बड़े ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। टोटल अगर विश्व में बात करें तो यहां पर 38 आपको SIDS मिलेंगे। ये यूएन के द्वारा नाम रखा गया था। यूएन की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसको बोलते हैं 1992 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ब्राजील में। आप ब्राजील सम्मेलन के नाम से भी इसको जानते हो। तो वहां पर इस SIDS की घोषणा करी गई थी। अब ये SIDS जो है वो बोला किसको जाता है, तो ध्यान से सुनो। जो भी ये अटलांटिक ओशियन है, प्लस इसके अलावा जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, इसके साथ साथ जो कैरेबियन सी है, इन तीनों समुद्रों के पास जितने भी आइलैंड आते हैं, उन सबको कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। जब भी हम लोग स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की बात करते हैं ना, तो कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि यहां पर इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है, ठीक है। इनका ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में ना के बराबर योगदान होता है, ना के बराबर। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। बहुत कम यहां पर ऐसे उद्योग धंधे लगते हैं जिनसे CO2 का उत्सर्जन होता है। तो ये बहुत क्लाइमेट को लेके सजग रहते हैं। मगर केवल ऐसे कंट्री कितने हैं, 38। बाकी जितने देश हैं उससे जो CO2 निकलता है ना, उसका नकारात्मक परिणाम जो है वो इन देशों को देखने को मिलता है। अब बेसिकली ये जो SIDS है, मैंने आपको बताया, जैसा आप डायग्राम में देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जो ये जितने ही कंट्री होते हैं SIDS, इनका मुख्य पेशा क्या होता है, मत्स्य पालन का, पर्यटन का। इसी से इनका GDP भी इसी पे डिपेंड करती है। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होती है जलवायु परिवर्तन के कारण, तो ये दोनों भी चीजें नहीं हो पाती हैं। दूसरा, यहां पर जिस तरीके से चक्रवात आते रहते हैं ना, तो जो पर्यटक हैं दूसरे देश से, जो यहां पे घूमने भी जाना चाहता है, वो इस डर से नहीं जा पाता है, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि कोई आपदा आ जाए। तो पर्यटन भी यहां का लो हो रहा है, प्लस मत्स्य पालन भी इतना नहीं हो पा रहा है, तो इनकी GDP पे नुकसान पड़ रहा है। तो आर्थिक रूप से भी ये जो देश हैं, इनकी सबसे बड़ी चिंता रहती है। और वही चिंता वनातू के साथ भी है। इसीलिए जो वनातू कंट्री है ना, ये आप देखोगे कुछ समय पहले, ये गार्जियन का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं, इसने सबसे पहला देश था जिसने बोला था कि एक हमको ऐसी ट्रीटी बनानी चाहिए जो फॉसिल फ्यूल को क्या कर दे, फेज आउट कर दे। यानी कि फॉसिल फ्यूल का मतलब है जितना भी ये कच्चा तेल है, कोयला है, इन सब का यूज एकदम खत्म कर दो। जैसे ही इन्होंने, अब आपको पता है COP26 जो था वो ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो में भी इन्होंने यही मुद्दा उठाया था। तो इंडिया ने यहां पर थोड़ा सा विरोध जाहिर करा था इस चीज का कि भाई देखिए, बहुत सारे देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया जिनकी पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तो उनकी जो ऊर्जा आवश्यकताएं होती हैं वो भी बहुत अधिक होती हैं। तो अगर हम अचानक से कोयले का या कच्चे तेल का उपयोग करना बंद कर देंगे ना, तो यहां पर विद्युत की बात करें या फिर यातायात की बात करें, उसमें बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो हम ये चीज अचानक से नहीं कर सकते हैं। और ये केवल इंडिया के साथ नहीं था, ये बहुत सारे देश ऐसे थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी, जिनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैक्सिमम
कोल पे डिपेंड करती है। दूसरा एक ये आप आर्टिकल देखो, जो यूएन की एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल रिस्क इंडेक्स, यहां पे लिख भी देता हूं। जब आप इस रिपोर्ट को देखोगे ना, तो इसमें जो वनातु है, सबसे पहले नंबर का कंट्री आता है जिसको जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो जोखिम होते हैं, जो आपदा होती है ना, उसमें सबसे पहली रैंकिंग दी जाती है कि कोई भी ऐसी स्थिति होगी, चाहे समुद्र का पानी का लेवल बढ़ जाएगा या चक्रवात आएगा, कुछ भी ऐसा होगा तो सबसे ज्यादा संकट इस देश के ऊपर है। इसी कारण से इसने क्या करा था, इस देश ने अपने देश के अंदर पॉलिसी बनाई थी 2030 तक ये 100% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच कर जाएंगे। बेसिकली इनकी जो विद्युत सेक्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है। तो इस आर्टिकल में जो राइटर है वो यही बता रहे हैं कि जो वनातु है वो इस चीज को COP27 में भी उठाएगा और बहुत जोर शोर से उठाएगा। तो देखिए, कोल का और क्रूड ऑयल का एकदम से तो हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, बट सरकारों को यह प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से इसको खत्म करें। तो अब देखते हैं COP27 में जो बैठक होनी है उसमें क्या किन मुद्दों पे बातचीत होती है, उसमें अब जो भी करंट में आर्टिकल्स आएंगे तो उनके बारे में चर्चा करी जाएगी। चलिए, आज मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं, दोनों ही करंट अफेयर से हैं। एक करंट अफेयर्स का है, बेसिकली एक जनरल साइंस का प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। गुआंतानो जेल, आजकल ये जेल बहुत चर्चा में है, बताइए कि ये कहां पर है और क्यों चर्चा में है। दूसरा, एक विज्ञान में आप पढ़ते होंगे वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण, मेरे को बताइए ये क्यों करते हैं। चलिए, अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है COP27 को हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए राष्ट्रों के लिए अभी या कभी नहीं अवसर के रूप में अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। क्या आप सहमत हैं? टिप्पणी करिए। दूसरा प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में स्कूलों में नामांकन संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में सीखने के परिणाम अभी भी संतोषजनक नहीं है। इसके पीछे संभावित कारण क्या है? दोनों प्रश्नों को लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे द हिंदू के अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।